नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में अजित पवार ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, विस्फोट कर दिया है। उन्होंने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए जो मीटिंग हुई थी, उसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के अलावा अडानी भी थे। अजित पवार ने इनके अलावा कई और नाम भी लिए हैं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल के साथ-साथ शरद पवार का नाम भी है। लेकिन असली विस्फोट तो अडानी के मीटिंग में शामिल होने के कारण हुआ है। आखिर नेताओं की इस मीटिंग में अडानी क्या कर रहा था? आज तक ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि राजनीतिक दलों की अंदरूनी बैठकों में कोई बड़ा उद्योगपति सीधे शामिल हुआ हो। वो सरकार बनाने गिराने की रणनीति में शामिल हुआ हो, जैसा कि अडानी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। क्या अडानी के वहां होने की वजह तोड़-फोड़ के लिए खोखों का इंतजाम करना था, या फिर वो ये जताना चाहता था कि अघाड़ी सरकार को गिराने के एजेंडे के लिए वो भी धन मन से काम कर रहा है? क्या मोदी शाह ने अडानी को इसलिए मीटिंग में शामिल किया था कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार उसी के लिए गिरानी थी? धारावी के प्रोजेक्ट से तो शुरुआत भर होनी थी, आगे चलकर मुंबई और महाराष्ट्र भी उसे ही सौंपना था। आखिर क्या वजह थी कि मोदी शाह अडानी की मौजूदगी उस मीटिंग में चाहते थे? क्या वे जताना चाहते थे कि वे तीनों एक हैं और सेफ हैं? ये भी सवाल उठता है कि एनसीपी के नेताओं ने उसकी उपस्थिति में मिलना क्यों स्वीकार किया? अजित या शरद पवार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि सबके साथ अडानी के रिश्ते गहरे हैं, निकट हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक चुनाव के वक्त अजित पवार ने मोदी, शाह और अडानी को एक्सपोज क्यों कर दिया? क्या वे उनसे कोई बदला लेना चाहते हैं? उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को भी लपेटा है, तो क्या वो उनको भी डैमेज करना चाहते हैं? जाहिर है कि उद्धव की सरकार को बहुत बड़ी साजिश के तहत गिराया गया, ये इस मीटिंग से सिद्ध होता है। क्या इससे लेकिन चुनाव में महायुति को नुकसान होगा? एनडीए को नुकसान होगा? क्या इसका लाभ उद्धव ठाकरे को सहानुभूति के और मजबूत होने के रूप में मिलेगा? आज की चर्चा इन्हीं सब सवालों के इर्द-गिर्द होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूँ। हमारे साथ 5 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, अनुराग चतुर्वेदी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, शीतल पी सिंह हैं और ओंकारेश्वर पांडे हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। ये तो उसी समय ज़ाहिर था कि जिस तरह से सरकार गिराई गई थी, उसमें पैसे का बड़ा खेल हुआ था और एजेंसियों का बड़ा खेल हुआ था। वो सारे दबाव और लालच काम में लाए गए थे। लेकिन ये इस मीटिंग में अडानी के शामिल होने से क्या आपको लगता है कि एक बड़ा रहस्योद्घाटन है, जो बीजेपी की वर्किंग स्टाइल, मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल को एक्सपोज़ करता है, जिसमें हर काम में अडानी की एक बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, बराबर की भूमिका है? जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और शर्मनाक घटना के रूप में मैं मानता हूँ। गौतम अडानी, जो कि एक भारत के बड़े विवादास्पद और एक भ्रष्ट उद्योगपति है, उन्होंने जिस तरीके से मुंबई पे कब्जा किया है, वो बड़ा रहस्य था कि इसी आदमी ने, अभी देखिए हमारे यहाँ जो बिजली आती है मुंबई की, वो हमारी हाउसिंग सोसाइटी में ये कहा गया है कि 14.5 रुपया प्रति यूनिट हमें अभी देना पड़ रहा है। पहले ये जो थी, या 5 या 6 रुपए से ज्यादा कलेक्ट अगर आपके बढ़ते थे तो थे, लेकिन ये जब से अडानी का कोयला मिलों में हमारे यहाँ के बिजली घरों में आने लगा, अडानी ने कब्जा किया बिजली वितरण पर, तो धीरे 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 अडानी मुंबई पे छा गया और उसकी जो इच्छा शक्ति थी, वो मुंबई पे कब्जा करने की हो गई। जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं, डॉन जो होता है वो मुंबई किसका है, मुंबई का बादशाह कौन है। तो अडानी, जब शरद पवार का जो भतीजा है अजीत पवार, वो ये शरद पवार पे कई बार आरोप लगा चुके हैं कि शरद पवार ने हमें वहां भेजने की अनुमति दी थी, लेकिन मैं इसको सबको बोगस मानता हूं,
क्योंकि अजित पवार जो है इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। और ये जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों मीटिंग हुई, जब सवेरे फडणवीस और अजीत दादा की जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें भी गौतम अडानी की भूमिका थी। गौतम अडानी ने ही अजीत दादा को तैयार किया था। और दूसरा, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी थी और विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए इंडिया का गठबंधन हो रहा था, नीतीश कुमार तब काफी सक्रिय थे। इनकी हमें संदर्भ भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये घटनाएं कब घटी थी और क्यों घटी थी। ये भारतीय जनता पार्टी कोई शुचिता की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पहली बार, मुझे ऐसा कोई इतिहास में भारतीय पार्टियां जो है उनका पूंजीपतियों से रिश्ता रहा है। और अंबानी जो थे, धीरू भाई अंबानी, उनके बारे में कई आरोप लगाए जाते थे, लेकिन सत्ता में तख्ता पलटने की जो पहली कोशिश है, जो एक बेशर्म कोशिश थी, और आप बाद में देखेंगे कि इसका परिणाम जो है वो धारावी जैसी जो महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर कि अब ये कहा जा रहा है कि जो सन 2000 के पहले जो रहते थे उनको धारावी में हम लोग बात जगह देंगे, उनको पुनर्वास किया जाएगा, और जो धारावी में 2000 के बाद में आए हैं उनको किराए के घर लेने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से पहले जैसे जो सबसे बड़ा मुंबई में जमीन पे कब्जा करने का हुआ था, वो जो कपड़ा मिल थी उनका अधिग्रहण किया गया था, उनके साथ सारा वो किया गया था। और उसमें भी आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष, और नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि जिस न्यायाधीश ने निर्णय दिया था उसके बेटे से ही अभिनंदन से मंगल प्रभात लोढ़े की शादी हो गई। तो पहले इस तरीके के घोलमेल किए जाते थे, लेकिन अब जो घोलमेल वो हो रहे हैं, ये खुले आम एक तरीके का भ्रष्टाचार है, एक अनाचार है। और मुंबई पे कब्जा करने की जो कोशिश गौतम अडानी ने की है, वो अब उसका रहस्य पहली बार पर्दा उठ गया है। और ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी किसी उद्योगपति ने के बारे में किसी भी नेता ने इस तरीके से कहा नहीं होगा। या अजीत दादा ने जो कहा है उसको मैं कोई नहीं मानता कि उन्होंने कोई मन से किया है या वो विद्रोही हो गए हैं, लेकिन वो कई बार सच बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। और इस बार मुझे लगता है कि गौतम अडानी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है वो सच से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ये एक शर्मनाक बयान है, ये शर्मनाक घटना है। जी प्रेम जी, इस पूरे मसले के दो हिस्से, एक तो ये कि सरकार गिराई गई, ये इस्टेब्लिश हो गया कि एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी की गई, नेताओं की बैठक हुई, शाह उसमें हाजिर थे। और दूसरा ये कि अडानी एक सूत्रधार के तौर पर, एक बड़े किरदार के तौर पर उस मीटिंग में शामिल हुए। ये दोनों चीजें, अडानी भी उसमें भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार गिराई गई, ये दोनों चीजें इस चुनाव के बीच में सामने आ रही। जी शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, ये मुद्दा जो आया है, अजित पवार ने जो खुलासा किया है, ये खुलासा टाइमिंग वो अपनी हिसाब से सहूलियत की उन्होंने चुनी है, और उनका पर्सनल मोटिव शरद पवार को नुकसान पहुंचाना, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना हो सकता है भी। और यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर गौतम अडानी के मुद्दे पर भ्रम पैदा करना भी, या मतभेद पैदा करना भी उनका राजनीतिक मकसद हो सकता है। और इससे ये मुद्दा तो आएगा, सवाल भी उठेगा कि क्या शरद पवार जी मिलने जाते हैं अडानी से चोरी छिपे, ये भी बात उठेगी। लेकिन इन सवालों के बीच भी जो सबसे कई एक सवाल जो पैदा हो रहे हैं उस पर ध्यान जाता है, और इसीलिए इस खुलासे का महत्व है। वो एक बात तो पॉलिटिकली ये है कि अगर हम शरद पवार की तरफ से सोचें तो शरद पवार ने, उसी अजित पवार से ही जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि शरद पवार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो उनके साथ चले गए, तो वो कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। अजित पवार कहते हैं ये सुप्रिया सुले भी नहीं बता सकती, अजित और शरद पवार जी की पत्नी भी नहीं बता सकती, तो कोई नहीं बता सकता, ये तो वही जानते हैं।
तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है शरद पवार के ख्याल से कम इसमें एक मैसेज है, मित्रता हमारी है, हम मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर फैसले वही लेंगे जो हम चाहते हैं। तो ये शरद पवार की मानसिक और राजनीतिक मजबूती को भी बताता है। ये मैं एक दूसरा एंगल बता रहा हूं। उसके बाद कुछ बातें और हैं। एक तो क्लियर कि भारत की राजनीति जो चल रही है, सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो चल रही है, उसकी सरकार जो चल रही है, उसका निर्णय लेने वाला वो अडानी है। गौतम अडानी जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से रहे, आज भी दूसरे नंबर के हैं, वो अडानी है। और वो अडानी है जिनके साथ हवाई जहाज में सफर करते हुए तस्वीर जब राहुल गांधी दिखाते हैं तो उस पर हंगामा होता है, हंगामा बरकता है। एक ये है। इसके बाद याद आता है कि क्या सिर्फ सरकार गिराने और बनाने में ही अडानी का हस्तक्षेप है? गौतम अडानी का हस्तक्षेप तो देश के संवैधानिक और संसदीय मूल्यों के खिलाफ भी है। जो संसद के भीतर जो कोई भी अडानी के खिलाफ बोला उसको प्रताड़ित होना पड़ा, चाहे संसद की सदस्यता से जाना पड़ा, चाहे निलंबित होना पड़ा, चाहे केसेस का सामना करना पड़ा। ये एक पहलू और गंभीर है। तो इसका मतलब है कि निर्णय सरकार नहीं कर रही है, निर्णय गौतम अडानी कर रहा है कि कोई खबरदार जो मेरे खिलाफ कोई संसद में भी कुछ बोला, और सारे यहां तक कि स्पीकर उन सारे शब्दों को स्पंज कर देते हैं जो बातें अडानी को संदर्भित होते हैं, उसको स्पंज कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है जो पहले हम लोग शंका आशंका में बोला करते थे कि सरकार अडानी के लिए काम कर रही है, यहाँ तो सरकार ही चला रही है अडानी। अब ये साफ साबित हो रहा है, ये दिख रहा है पुरानी बातों को जब हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। भाई राहुल गांधी की बात भी हमें याद आती है जब उनका आनन फानन में उनके एक पुराना मामला उनके खिलाफ खुला। जी आवाज म्यूट है आपकी, हम सुन नहीं पा रहे। जरा इसको इस पे फोकस किया जाए कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार गिराने का खेल है, उसमें अडानी की क्या भूमिका है, किस तरह से उसने ये किया है। बीजेपी सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी पार्टी, इन दोनों में अडानी की क्या भूमिका आ गई कि वो इतने बड़े निर्णयों में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए मुकेश सर, ये तो स्पष्ट है जो अजित पवार बोल रहे हैं उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं। बस मैं इसलिए बाकी चीजों को बोल रहा था कि दायरा सिर्फ एक सरकार नहीं है, दायरा तो यहाँ जुडिशरी भी है, संसद भी है और देश की अर्थव्यवस्था भी है, जहां अडानी किसी न किसी तरीके से पूरे सबको नियंत्रित कर रहे हैं। कारोबार भी है, जीएसटी भी है, एमएसएमई भी है। जो बातें राहुल गांधी उठाते रहे वो सारे मुद्दे हैं और सबके पीछे अडानी है। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा रहा था। मैं आपके प्रश्न पर सीधे आता हूं कि वो ये जो मुद्दा है, आप सोचिए जरा, हमने तब भी हमारे दिमाग में ये समझ में नहीं आती थी बात कि महाराष्ट्र में, वो भी एनसीपी में, और वो भी शरद पवार के सबसे करीबी लोग, प्रफुल्ल पटेल लोग, जो कि सामने जुबान नहीं खुलती शरद पवार के सामने, वह छगन भुजबल जैसे लोग, उन लोगों ने एक विट्रे कैसे कर लिया शरद पवार से। तो यानी शरद पवार से कोई बड़ी शक्ति थी, कोई रही होगी, हम कल्पना नहीं कर पाते थे। आज अजित पवार ने वो बताया कि वो बड़ी शक्ति गौतम अडानी थे, जिनके कहने की वजह से ये उछल करके शरद पवार का भी साथ छोड़ने को तैयार हो गए, पार्टी को भी तोड़ने को तैयार हो गए, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इवन आप ये भी समझिए कि जब नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले कहते हैं कि अजित पवार पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अगर पहले से योजना बन रही तो नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कहेंगे? इसका मतलब है कि अडानी ने फौरन इसका डिसीजन लिया और नरेंद्र मोदी भी माने, क्योंकि आज कोई नहीं समझ रहा ना कि देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग करवाना चाहते थे अजित पवार से, और नरेंद्र मोदी 70,000 करोड़ का आरोप लगाना चाहते थे, और उसके इन चाहत के बीच में उनको डिप्टी सीएम बना बैठे। कोई तो तीसरी शक्ति थी जो नरेंद्र मोदी फडणवीस से अलावा जो सरकार और पार्टी को नियंत्रित कर रही थी। ये बातें खुलकर सामने आई हैं। इसके अलावा जो जुडिशरी ने जिस तरीके से सरकार को देखा,
जिस तरीके से राज्यपाल ने सरकार को गिरने में अपनी भूमिका निभाई, बस एक दो लाइन में कंप्लीट करता हूं कि राज्यपाल ने देखा जिस तरीके से वहां इसका स्पीकर ने भूमिका निभाई, व्हिप को देखा गया, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में बाद में आई और ये सरकार और पूरा सब कुछ इलीगल साबित हो गया, कुछ बाकी नहीं, मुझे खुलासा नहीं करना है। लेकिन ये सब जब खुलासा नहीं हुआ था तो ये सारी चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य होते हुए और तब तक उनका विधायकों को अपहरित अवस्था में रखना जब तक कि वो सदन में अंदर बस के माध्यम से प्रवेश न कर दिए जाए और उसके बाद वहां सरकार न पलट दी जाए। ये पूरा जो गेम हुआ इसमें संविधान की धज्जियां उड़ी, नियमों की धज्जियां उड़ी और सबके पीछे गौतम अडानी से ये बात साफ होकर सामने आ रही है। जी शीतल जी, अडानी द किंग मेकर। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ये देखा है कि पहले क्या था कि राजनीति में जब अपराधियों का प्रवेश हुआ उससे पहले अपराधी राजनीतिज्ञों के पीछे छुपे हुए होते थे, उनसे रात बिरात या मैसेंजर्स के माध्यम से आज से 30-40 साल पहले राजनेता मिला करते थे। फिर हमने देखा कि उसके बाद वो खुद ही राजनेता बनने लगे, एमएलए एमपी बनने लगे, लेकिन एक दूरी होती थी कि एमएलए एमपी वो बन जाते थे लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह उनसे पर्दे में मिला करते थे, ज्यादा उनसे फोटो खिंचाने में झेपते थे। और उसके बाद हमने देखा कि वो उससे भी आगे बढ़ गए और विभिन्न संगठनों पर, जो हमारे लोकतांत्रिक संगठन है उसमें सीधे ऐसे लोग आ गए जिन पर अपराध के बड़े बड़े मामले थे। बहुत से लोगों ने अपने अपराध के मामले विड्रॉ कर लिए, खुद अपराधी वहां आ गए। इस तरह से हम अब पूंजीवाद में सारी दुनिया में इस तरह का एक परिवर्तन देख रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास इसको चलाता था, पर्दे के पीछे की जगह वो पर्दे से बाहर आ रहा है। और क्रोनी कैपिटलिज्म जब सब जगह इस हालत में आया जैसा भारत में आया है, भारत में सबसे ज्यादा नंगे रूप में आया है कि इस सरकार को जो इस समय केंद्र में है, बाकायदा अडानी साहब के जहाज पे बनी, उसके तमाम चित्र हैं और उस पूरे कैंपेन में अडानी ने, टोरेंट के मालिक ने, ऐसे 4-5 बहुत ही क्लोज इनके कैपिटलिस्ट क्लास के लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया मोदी को ब्रांड क्रिएट करने में। बाहर की जो एजेंसी हायर की गई उसको डॉलर्स में पे किया गया, यहाँ जो कुछ खरीदना था खरीदा गया और एक सफलता राजनीतिक रूप से उन्होंने खरीदी। और उसके बाद अब उनको यह है कि उस सफलता से जो भी हमारे संसाधन है, उन संसाधनों को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, इस सफल समय में कब्जा करना। और उसके आगे का स्टेज अभी आ गया है कि अब राजनीति में भी वो सीधे दखल कर रहे हैं, जैसा इस मामले से सामने आया कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि स्टेट में किसको आपस में मिला दिया जाए, एक जगह बैठा दिया जाए, किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि फिर उससे वो सब फैसले हो सके। जैसा हमारे सबसे पहले वाले वक्ता ने बताया था कि पूरे बंबई पे जो आर्थिक कैपिटल है इस देश की, उसके एक बड़े भूभाग जहां एक एक इंच और एक एक फीट की कीमतें करोड़ों में जाती हैं बहुत सी जगहों पर, वहां के बहुत बड़े भूभाग पर वहां उनका कब्जा हो गया है और ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ उनको लाभ हो। जो अन्य एयरपोर्ट का मामला था उसमें एजेंसियों से छापे डलवा के उन्होंने एयरपोर्ट ले लिया। उन्होंने बिजली का जो वितरण मामला था अनिल अंबानी से वो हिस्सा ले लिया, बाकी लोगों को भी वो खरीदते जा रहे हैं, बिजली वो खुद बनाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी मोनोपोली में चीजों को वो बदल लेंगे, बदल चुके हैं काफी बड़ी हद तक, कि जिसकी फिर पुनर्वापसी जनता के पक्ष में होना असंभव हो जाएगी। और उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए आज के इस लोकतांत्रिक राजनय का वो बेशर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो एक विस्फोट आपके हमारे सामने आया है जब आपके प्रधानमंत्री का कम से कम 3 देशों से लिखत पढ़त में आ चुका कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए धंधे की पैरवी की, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और एक अफ्रीकी देश से और एक अन्य जगह यूरोप में भी। तो खुलेआम है ये, अब कोई चीज पर्दे में नहीं है। वो उन्होंने राजनीति में उनको पैसा दिया, सपोर्ट किया, उनके लिए चीजें खरीदी, टेक्नोलॉजी खरीदी, नॉलेज खरीदी और सब लगा के उन्होंने एक राजनीतिक सफलता दिलाई। अब वो आर्थिक सफलता उसके अगेंस्ट ले रहे हैं। लेकिन ये करते करते कई बार वो अपने इन प्यादों से पूरी तरह जब संतुष्ट नहीं होते तो खुद ही हस्तक्षेप कर देते हैं। ये उसी तरह का हस्तक्षेप है क्योंकि वो जल्दी में थे और वो चीजें जल्दी से हासिल नहीं हो रही थी जो होना थी, तो वो खुद ही मीटिंग में बैठ के और डिसाइड करा के उन्होंने
क्योंकि उनको ये सफलता हासिल है कि 2.5 घंटे की प्राइवेट मीटिंग शरद पवार के साथ भी वो कर लेते हैं, उसी समय इस बैठक में जिसका हवाला आया है इसमें भी वो बैठे रहते हैं, और अन्य लोग उनके यहाँ खुद ही बैठकबाजी करते हैं। तो ये उनके पास भाई सामर्थ्य है जो किसी और दूसरे के पास नहीं है, और उस सामर्थ्य का उपयोग करके वो राजनीति में अब सीधे हस्तक्षेप करते हुए हमें आपको मिल रहे हैं। जी पूर्णिमा जी, मैं ये समझना चाहता हूँ टाइमिंग का मसला। ये जो बात कर रहे हैं मीटिंग की, वो 5 साल पहले की मीटिंग है, यानी तब अघाड़ी सरकार बनी रही होगी, उसको चंद हफ्ते महीने ही हुए होंगे तब ये मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में शरद पवार भी गए थे। तो शरद पवार तो खैर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि गजब के चुप्पा हैं, वो पता नहीं अंदर कितने राज को छुपाए रखते हैं, और कब क्या करेंगे इसको लेकर भी सब लोग पसोपेश में रहते हैं कि कब उनका क्या दांव होगा। लेकिन इस चुनाव के ठीक बीच में अजित पवार ये रहस्योद्घाटन करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, और ये किस तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकता है? देखिए मुकेश जी, अजीत पवार ने जो भी कहा है इस इंटरव्यू में, हम लोग दबे ढके तरीके से इसके बारे में बात करते रहे हैं, इन चीजों की तरफ इशारा करते रहे हैं। राहुल गांधी एक थे जो खुल के अडानी के ऊपर बोला करते थे, अदरवाइज मीडिया में खुल के लोग बोलते नहीं थे, और जिन्होंने बोला भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जो भी एक्टिविस्ट हो। तो जो चीज खुले पर्दे के पीछे से सभी लोग जानते थे और उसको इनडायरेक्टली जिस पे इशारा करते थे, आज वो चीज पर्दे से बाहर आ गई है और कंफर्म हो गई है। एक बात तो ये। दूसरा, आपने जो टाइमिंग के बारे में पूछा, तो सही बात है, ये 4-5 साल पुरानी जो मीटिंग की बात आज क्यों अजित पवार कह रहे हैं, तो मकसद उसका यही है कि अब महाराष्ट्र के इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, और उसमें विकास अघाड़ी में शरद पवार जो एक धुरी की तरह खड़े हैं। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की भूमिका एक पितामह की तरह से है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का अजित पवार का एक मकसद हो सकता है। नहीं तो ये बात वो बहुत पहले भी कह सकते थे, जब उन्होंने महायुति ज्वाइन की, जब छोड़ के गए और प्रफुल्ल पटेल वगैरह जब सब गए, तो उस समय ये बात क्यों नहीं उन लोगों ने सामने लाई थी। तो इतने दिन तक चुप रहने के बाद अब इस तरह से इस चीज को सामने लाना, इसका सिर्फ एक और एक मकसद हो सकता है, वो है कि शरद पवार को डिस्क्रेडिट करना, उनकी इमेज को खराब करना, और उसके द्वारा महाविकास अघाड़ी के प्रॉस्पेक्ट्स को डैमेज करना। फिलहाल टाइमिंग तो इससे अच्छी उनके लिए हो नहीं सकती थी। भाई 20 तारीख को वहां चुनाव। क्या आपको लगता है कि ये मोदी शाह की सहमति से उन्होंने ये राज खोला होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिना मोदी शाह की सहमति के उनके पाले के जो लोग हैं वो मुंह खोलते हैं क्या? वो सांस भी लेते हैं क्या? वो सांस लेने से पहले भी उनसे पूछते हैं। तो जो महाराष्ट्र में आज की डेट में जो भी पॉलिटिकल मूड दिखाई दे रहा है, उसमें शायद मोदी और अमित शाह को ये लगा होगा कि थोड़ा और इनकी तरफ चोट पहुंचाना जरूरी है, इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना जरूरी है, तभी उन्होंने अजीत पवार को सामने लाके उनके मुंह से ये कहलवाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और टाइमिंग के बारे में, और अगर आप कोइंसिडेंस देखें, जब महायुति की सरकार बनी तो उसके कितने जल्दी आनन फानन में धारावी प्रोजेक्ट का टेंडर भी निकल गया, वो टेंडर अडानी जी को मिल भी गया, और उसके बाद उस टेंडर मिलने के बाद और भी कई जगह उनको लैंड पॉकेट्स दे दिए गए। तो एक तो मकसद उनका ये जरूर था कि उद्धव ठाकरे की सरकार उतना उनके फेवरेबली डिस्पोज नहीं थी, उनकी तरफ उतना फ्रेंडली तरीके से नहीं देख रही थी, वो शायद टेंडर उनको मिलता या नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही महायुति की सरकार आई, जिस फुर्ती के साथ टेंडर उनको धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मिला, वो तो अपने आप में बहुत एक चौंकाने वाली बात थी, सबने देखा। लेकिन ठीक है, सरकार बन गई थी, टेंडर और बाकी जो लैंड पॉकेट्स उनको दिए गए, जो कि उस टेंडर के टर्म्स में नहीं शामिल थे, उनको उसके अलावा भी लैंड पॉकेट्स दिए गए। तो एक तरह से मुंबई की जमीन उनको औने पौने या लिटरली फ्री दाम में, जिस तरह से करीब 1000 एकड़ से ऊपर की, जहां तक मुझे नॉलेज है, जमीन उनको दे दी, उनको दे दी गई। जी, उनको दे दी गई। तो ये शायद उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं करती, शायद उद्धव ठाकरे उनसे
उसके बदले में पैसा वसूलते या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते। तो एक तो वो सरकार गिराने के लिए वो बहुत उतावले थे, वो चाहते थे और इसीलिए वो खुद डायरेक्ट मीटिंग में बैठ के वो टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे। ये बात अजीत पवार के इंटरव्यू से साफ हो गई है। और दूसरा, अब आज इस बात का खुलासा होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शरद पवार की क्रेडिबिलिटी और उसके द्वारा, उसके इनडायरेक्टली उसके थ्रू महाविकास अघाड़ी के प्रोस्पेक्ट को अब हिट करना उनके इस स्ट्रैटेजी में शामिल है। अदरवाइज तो टाइमिंग तो वो पहले भी बोल सकते थे। ऐसा नहीं है कि अजित पवार मीडिया से बात नहीं करते। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के बाद भी बात की थी, कुछ ऐसे चीजों की चर्चा की थी कि अपनी वाइफ को उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा, वो उनकी गलती थी वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि अजित पवार बोलते नहीं है, खुल के बोलते तो है ही। तो ये बात आज जब सामने आ रही है तो इसके पीछे मकसद उनका सिर्फ एक और एक ही हो सकता है, वो ये है कि महाविकास अघाड़ी के प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा वो डैमेज करें। और अगर इस तरह के हथकंडे अब उनको अपनाने पड़ रहे हैं तो ये भी साफ है कि शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी उस महाराष्ट्र के बैटल में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं। देखिए, आउटकम के बारे में हम आज नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई उनके सामने बहुत मजबूत है, ये उसको महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए अब ये जितना भी तर्कश है उनके मतलब तीर है उनके तर्कश में, वो निकाल रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। जी, लेकिन ओंकारेश्वर जी, मुझे ये समझना है आपसे कि अजित पवार ने जो कुछ कहा है उससे ज्यादा डैमेज मोदी शाह और महायुति होती है या महाविकास अघाड़ी होती है? क्योंकि अडानी फैक्टर के आते ही एक और आयाम जुड़ जाता है। महाराष्ट्र में गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। वहां मोदी और शाह तो थे ही, अब ये अडानी बिल्कुल खुलकर सामने आ गए सरकार गिराने के खेल में। और इसको महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छे से नहीं लिया कि आपने उद्धव सरकार को इस तरह से तोड़ फोड़ कर गिराया, उनकी पार्टी भी तोड़ी। तो इस रिविलिशन से शरद पवार का कितना नुकसान हो रहा है और मोदी शाह और महायुति का क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सोच के तो ये किया कि इससे महाविकास अघाड़ी का नुकसान होगा, शरद पवार एक्सपोज होंगे, उद्धव ठाकरे एक्सपोज होंगे और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट एक्सपोज होगा। लेकिन हुआ है उल्टा ही, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में वो बातें सब जाहिर कर दी जो पर्दे के पीछे से ये खेल चल रहा था। और इस खेल में सबसे ज्यादा महायुति को ही, इनको ही नुकसान पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि एक तो ऐसी चीज, देखिए, नेताओं के राजनीतिक और कॉरपोरेट्स के साथ रिलेशन जग जाहिर हैं। सबकी मीटिंग्स होती रहती हैं। मुंबई जैसे शहर में कोई अगर काम कर रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कॉन्ग्लोमरेट है जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टॉप 3 में आता है, वो चीफ मिनिस्टर से वहां के ना मिले, टॉप लीडर से ना मिले तो काम तो होना ही नहीं है। तो ये तो मुलाकातें होती होती हैं, लेकिन मुलाकातों में होता क्या है, हुआ क्या है, ये तो अभी एक पक्ष सुना गया, दूसरा पक्ष एक्सपोज करेगा कि भाई अगर आप 3-4 साल, 5 साल, 4 साल पहले की बात बता रहे हैं तो करीबन 2020 के आसपास आप याद करिए तो इनको 74% स्टेक मिला था उसमें, एयरपोर्ट वाले में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेक 74% जो है वो 2020 के आसपास इनको मिला था। 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी। असल में गौतम अडानी के सपने थे मुंबई पर राज करने के, और नरेंद्र मोदी का सपना रहा है कि गौतम अडानी के थ्रू वो इस कॉमर्शियल कैपिटल पे अपना शासन, अपना हुकूमत, अपनी जो है वो दादागिरी चलाएं और उसमें अंबानी को नीचे दिखाएं। यहीं से शुरू हुआ है सारा खेल। तो आप देखेंगे कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, वो कई चीजें उस समय दी गई। लेकिन उसके बाद जो और उनकी डिमांड थी, मेरे ख्याल से ये मीटिंगें इसलिए भी हो रही होंगी कि उनका डिमांड बढ़ रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा सेंटर से कि इनको दे दो दे दो। ये नहीं माने तो 2022 में इनकी सरकार गिरा दी गई। 2022 में सरकार गिरते ही आप देखेंगे कि इनके कितने सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। और उस समय छोड़ दीजिए, अभी लास्ट इस अक्टूबर महीने में इनको जो प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसको जयराम रमेश ने एक्सपोज भी किया है कि अभी वो जाते जाते उनको बहुत सारा गिफ्ट दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, उसकी एक लिस्ट सुन लीजिए। 10 अक्टूबर 2024 को मड में 140 करोड़ जमीन उनको सौंपी गई, अडानी ग्रुप को। 14 अक्टूबर को फिर मुंबई में देवनार लैंडफिल से 124 एकड़ जमीन दी गई।
इसके पहले 15 सितंबर को मोदानी ने महाराष्ट्र में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उस पे 6,600 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट जो है बढ़ी कीमतों पे लिया है, उस पे उसका सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिया है। 30 सितंबर पारिस बहुत एक नाजुक स्थिति है, जो एनवायरमेंटली जो बहुत सेंसिटिव है, वो 255 एकड़ जो है वो जमीन इनको दी गई है। तो लगातार ये काम उद्धव ठाकरे के रिजीम में नहीं हो रहा था, जाहिर है इसलिए उनको हटाना जरूरी था। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र में धारावी प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात कही है। सबसे ज्यादा चिंता जो है वो अडानी ग्रुप को, मोदी शाह को इसी बात की है कि ये कहीं धारावी प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, और धारावी नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे सराउंडिंग बांद्रा में है, आदर्श नगर में, कौन कौन से उद्वंत क्या और नगर है वो अनुराग जी को पता होगा, उसमें कई और प्रोजेक्ट इनको दिए हुए हैं। उसमें जो टर्म्स एंड आदित्य ठाकरे ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में, लंबे इंटरव्यू में कहा कि भाई सब कोई चाहता है कि रीडेवलपमेंट हो इस देश के, एशिया के सबसे बड़े स्लम का। हम भी चाहते थे कि रीडेवलपमेंट हो, हम भी अगर टेंडर इशू करते, हो सकता है कि अडानी ही उसको जीत लेते, लेकिन उसमें जो टर्म्स कंडीशन है कि आप उसका जो 40% शुरू में अडानी से ही लेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स कंडीशन हैं जिससे वो एक तरह से पूरी तरह से उनकी हुकूमत बन जाती है। जो फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिल सकता था वो आप अडानी को दे रहे हैं। वो सब टर्म्स कंडीशन इतने वो हैं जो उनकी मोनोपोली पैदा करते हैं, जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और इस वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। तो चूंकि उद्धव ठाकरे ने इसको अपने मैनिफेस्टो में डाला है, और जाहिर है दिख रहा है कि भाई ये महाविकास अघाड़ी के सिनेरियो जो है, इलेक्टोरल सिनेरियो विनिंग साइड में दिख रहे हैं, तो इन्होंने उनको एक्सपोज करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी शाह ने ही नहीं, अडानी ने भी कहा होगा कि इसको एक्सपोज करो, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया होगा कि इसको एक्सपोज करने में कहते कहते हम ये भी कहने जा रहे हैं कि सरकार भी हम ही ने गिराई थी। भाई पॉलिटिकली जब आप किसी सरकार को गिराने जाते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज सरकार के पास ओपन है, ईडी, सीबीआई, जितने भी एजेंसियां हैं, लेकिन जहां धन की जरूरत पड़ेगी वहां डायरेक्ट धन देने की बजाय कॉर्पोरेट का इस्तेमाल करो। तो वहां पर अडानी का इंटरेस्ट है। भाई लगातार इसमें अक्टूबर महीने में इतने सारे प्रोजेक्ट उनको देने की क्या वजह है? आप तमाम प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे हो, एयरपोर्ट से लेके, रोड से लेके तमाम और चीजें दे रहे हो। अभी तो पूरी लिस्ट निकलेगी तो मालूम होगा। तो ये जो है, ये एक्सपोज महाविकास अघाड़ी नहीं हुआ है, एक्सपोज महायुति हुआ है। लोगों को समझ में आ गया है कि इनके आपस के क्या जो है साठगांठ है, और किस तरह से मुंबई को लूटा जा रहा है, मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से गुजराती, 16 साल की उम्र में अडानी वहां गए थे जिस समय, वहां हीरे का, डायमंड कटिंग का काम करने के लिए, और वो 1978 में 2-3 साल काम करके जमा नहीं तो लौट आए। लेकिन वहां गुजरात में उनको नरेंद्र मोदी का साथ मिला चीफ मिनिस्टर के रूप में, जो बढ़ने लगा कारोबार, तो वापस आए जब उनका वो पुराना जो है वो जगह, उनकी महत्वाकांक्षा कि किस तरह मुंबई पर कब्जा किया जाए। निश्चित रूप से सरकार गिनाने में इनकी भूमिका रही है, और इसीलिए ये टीस उद्धव ठाकरे कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी आप लगातार पिछले साल देखिए, उन लोगों ने बाकायदा एक मार्च निकालने का भी फैसला किया था कि उनके ऑफिस तक जो है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट मार्च निकालेगी। तो ये उसका एक बैकग्राउंड है। जी बिल्कुल, समय कम है, मैं आपको रोक रहा हूँ। अनुराग जी, बहुत संक्षेप में, ये उद्धव ठाकरे के ऊपर इससे क्या फायदा? जी, एक चीज सिर्फ ऐड करूं, इसमें आपने ओंकारेश्वर जी से पूछा था कि नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ। तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी से ज्यादा नुकसान तो महायुति का हुआ है, क्योंकि शरद पवार की, हाँ, शरद पवार की राजनीतिक छवि ऐसी है। जी बिल्कुल, उसी को मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज ऐड कर दूं कि शरद पवार की राजनीतिक छवि ऐसी है कि लोग उनको जानते हैं। वो जितना ऊपर है उतने ही जमीन के नीचे उनकी राजनीति होती है। तो उनके ऊपर ये क्या कोई आरोप लगाएंगे और उससे क्या डैमेज करेंगे, लेकिन खुद पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। बिल्कुल। अनुराग जी, उद्धव ठाकरे को इससे, इस पूरे एक्सपोजर से क्या फायदा होने जा रहा है? क्या वो जो विक्टिम वाली उनकी छवि है वो और मजबूत होगी, सहानुभूति और मिलेगी, कि अब तो बिल्कुल
साजिश का पर्दाफाश हो गया। अभी तक सिर्फ बोलते थे, लेकिन कौन कौन किरदार थे सरकार को गिराने में, वो सब सामने है। अब का भाषण सुनते हैं तो वो अपनी शुरुआत करते हैं, प्रिय महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों, भगिनियों और भाइयों। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे से सहानुभूति तो पैदा अभी वो तो चल ही रही थी, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि मुंबई से सहानुभूति लोगों को पैदा हो रही है, क्योंकि जो अभी जो कारेश्वर जी ने जो कहा कि सबसे बड़ी जो सेल की है लास्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में, वो मुंबई के जो नमक के जो सबसे ज्यादा नेचुरल जो जहाँ पे कि हम लोग ज्वार भाटा से बाढ़ से बचते हैं, मैंग्रोव्स है, नमक के खेती जो होती है, वो जमीन जिसको कि पर्यावरण के अनुसार आप बेच नहीं सकते थे, वो जमीन अडानी को दे दी गई। और उस जगह के पास में जब मेट्रो ट्रेन बना का डिपो बनाने की बात थी तो सबसे ज्यादा इन्होंने विरोध किया था। दूसरी बात जो है, मुझे पूर्णिमा जी की बात पे थोड़ा सा एक संशय लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अडानी को हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना चाहिए। वो काफी शातिर कॉर्पोरेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। अजीत दादा जो है वो अभी बहुत लोनली हो गया, अकेला हो गया है, और उनको न उनकी पार्टी में कोई सुनता है, न उनकी पत्नी की कोई चर्चा होती है। उनकी पार्टी पे असल में कब्जा उनके बेटे का हो गया है, और वो जो बेटा जिस तरीके से एक तरफा अपनी निर्णय लेता है कि आज वो किसी कंपनी को उन लोगों ने हायर किया है जिसमें कहते हैं कि आज सबको गुलाबी जैकेट पहनना है, तो पूरी की पूरी पार्टी को, एनसीपी को गुलाबी जैकेट पहननी पड़ती है। तो ये कॉर्पोरेट के जो खेल होते हैं, देखिए उसमें अजीत दादा मुझे ऐसा लग रहा है कि, और न शिंदे, उन दोनों से बाजी छीन के भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुजरातियों का खालिस राज बनाना चाहती है। और इसी प्रक्रिया में देवेंद्र फडणवीस के भी आज देखिए एक उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के करोड़ों रुपए के शेयर्स जो निकले हैं वो सब गुजरातियों की कंपनियों में आए हैं, वो कोई ऐसी राष्ट्रीय पीएसयू में नहीं लिए गए हैं। तो गुजरात बनाम महाराष्ट्र का जो ये युद्ध का जो एक संघर्ष चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे को एडवांटेज है। और ये धारावी जो है वो मुंबई की एक तरीके से प्रेस्टीज का या एक मुंबई की एक इज्जत का सवाल बन गया है। और न केवल धारावी निर्वाचन क्षेत्र, बल्कि अभी जो शाम को जो है हमारे यहाँ पर जो घाटकोपर पूर्व में अभी अमित शाह का ही भाषण हो रहा है, जो कि गुजरातियों का सबसे बड़ा गढ़ है, और जो उन्होंने उम्मीदवार चुना है उसने पिछले चुनाव में उसकी संपत्ति 350 करोड़ रुपए थी, जो बढ़ के अब 1400 करोड़ हो गई है। और तो ये जब आप देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की संपत्ति का जो फैलाव हुआ है या जो वृद्धि हुई है, तो उसके मुकाबले में जब आप देखेंगे अडानी की संपत्ति बंबई के को मिलने के बाद में कितनी बढ़ जाएगी, ये बंबई के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और अजीत दादा ने जो ये उजागर किया है, ये उनको जो साइडलाइन किया जा रहा है, उसका भी एक थोड़ा सा इसमें मुझे आहट दिख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को जो है अगर बहुमत किसी को नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन होगा, और राष्ट्रपति शासन होने के बाद में अडानी ही महाराष्ट्र का गवर्नर भी होगा और मुख्यमंत्री भी होगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये तंत्र जो है पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र है, ये समर्पण कर चुका है अडानी जैसे उद्योगपति के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रेम जी ये बताइए कि एमबीए इसको एग्रेसिवली क्या खेल सकता है, क्योंकि शरद पवार का नाम भी है। क्या इस एक्सपोजे को कांग्रेस या एमबीए के जो दूसरे घटक हैं वो एग्रेसिवली चुनाव में लेकर उतर सकते हैं? देखिए मुकेश सर, अडानी के खिलाफ में एमबीए पूरे तौर पर, खास करके एमबीए में कांग्रेस पार्टी तो रोज उसको मुद्दा बना ही रही है, उद्धव ठाकरे भी मुद्दा बना रहे हैं। और इस बात का खुलासा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर इस पर हम जाएंगे तो एक
डर है, उनको नुकसान हो रहा था पॉलिटिकली, तब तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा खुलासा कर दे जिससे ये मैसेज जाए कि अडानी बीजेपी नहीं किसी भी पार्टी को प्रभावित कर सकता है, इस तरीके से मैसेज जाए। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन राजनीतिक रूप से ऑफेंसिवनेस में कोई कमी आएगी नहीं, और शरद पवार का आगे बढ़कर के बचाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शरद पवार ने क्या गलत किया है ये बताना पड़ेगा। शरद पवार ने कोई कॉम्प्रोमाइज तो किया नहीं, उनकी पार्टी टूटी क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उद्धव सरकार गिरी क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बहुत एग्रेसिव ढंग से पॉलिटिकली ये जा सकते हैं, और अजित पवार का तो अब कोई बेस भी नहीं रहा है। वो तो मतलब ये बयान खुलासा करने के बाद इतने दिनों तक चुप रहे, आज बोल रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है, आपकी जुबान में आकर कौन बैठा है, ये सारी सवाल के उनको जवाब देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एग्रेसिव खेलने का पूरा मौका है, और अब जो बचा है, अब तो देख रहे हैं कि 13 तारीख का जब कल का चुनाव हो जाएगा तो पूरा फोकस फिर महाराष्ट्र पर ज्यादा होगा। जी शीतल जी, क्या आपको लगता है कि ये तो एक मीटिंग का के डिटेल आए हैं, अब अडानी पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग में शामिल होता हो, पता नहीं कौन सी कैबिनेट मीटिंग में भी अगर वो जाता हो तो किसी दिन पता चलेगा कि वो फला कैबिनेट मीटिंग में थे, ये भी हो सकता है। मतलब ये मामला अमेरिका के एलन मस्क और ट्रंप से भी कहीं आगे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी तो एलन मस्क सरकार का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन यहाँ तो अडानी ना शामिल होते हुए भी सब कुछ कर रहा है। नहीं, कोई मैच नहीं है एलन मस्क वगैरह का इससे। एलन मस्क भले ही ठीक है, उनका बड़ा रोल है और वो दुनिया के इस समय नंबर 1 है, वो सब है, लेकिन ये जो बंबई का मामला है, सिर्फ बंबई का ये जुड़ने के बाद जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, आप पाएंगे कि ये सारी जुड़ जाए, और जब इनका वैल्यूएशन होगा, अगर ये सब इंप्लीमेंट वैसे ही हो गया जैसा अडानी इसको कंसीव कर रहे हैं और इस समय का जो सिस्टम है वो कंसीव कर रहा है, और अगर वो ये चुनाव किसी भी तरह से जीत जाते हैं या वो होता है कि गवर्नर रूल होता है, तो आप पाएंगे कि 1-1.5 साल में उसकी संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि ये तो इस तरह के, जैसे यूपी में हुआ कि एक गंगा एक्सप्रेस वे बनने का फैसला हुआ कागज पे, और वो फैसला अडानी को दे दिया गया। अडानी ने एक ईंट कहीं नहीं लगाई, एक खुरपा नहीं लगाया, उसने वो प्रोजेक्ट 10-12% प्रॉफिट अपना रख के 10 लोगों को बेच दिया, और सड़क बना रहे, उन्होंने बनाई। बंबई भी यही होगा। ये बंबई में जमीनों का ये पूल लेने के बाद, इतनी इंपॉर्टेंट जमीनें लेने के बाद, ये हीरा नंदानी जो सब इसका कथित विरोध गोदरेज कर रहे थे, इनको बेचेगा ये, और इन सबको खाली कर देगा, और इन सबके पैसे जाके अडानी के खजाने में वृद्धि कर रहे होंगे, और एकाएक वहां सब तमाम प्रोजेक्ट्स और वो सब आ रहे होंगे। बिजली उसको देनी है, पानी उसको देना है, सारी जितनी सर्विसेज है उस पे उसका अलग से कब्जा है, और प्लस ये करने वाले लोग उसको मार्केट से मिलेंगे। यही तो हर जगह हो रहा है उसके पास अब। लेकिन और ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। आप देखिए ये पूरा मामला जो गोड्डा का था झारखंड में, कि सिर्फ पॉल्यूशन झारखंड के हिस्से आया, जमीन का कोयला भी अडानी ले गया, बिजली बेच रहा था बांग्लादेश को, और उसमें सारे टैक्स माफ थे, उसके लिए कानून बदले गए, SEZ वगैरह का कानून लाया गया, जिससे राज्य सरकार को 0 मिला। इस तरह के फैसले एक जगह नहीं हुए। अभी हसदेव को काटने की जो बात है छत्तीसगढ़ में, वहां ग्राम प्रधानों से और सबसे झूठे कागज बनवा लिए गए, किसी ने सहमति नहीं दी है, चूंकि आदिवासी कानून में ऐसा कि बिना उनकी सहमति के आप नहीं कर सकते, जबरन BDO वगैरह ने सहमति बना ली। तो इनके लिए कानून कायदे इन्होंने ध्वस्त कर दिए हैं, सारे इंस्टीट्यूशन इनकी जेब में है, हर आदमी को इन्होंने अपने करप्शन के माया जाल में नंगा कर लिया है। चूंकि इनके पास टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पावर जेब में जिसके होती है और जिस तरह की है, तो फिर नीचे वालों में कहाँ किसमें कोई रोल किसी का रह जाता है। तो पूरा देश, पूरे देश के संसाधन, पूरे देश का सिस्टम, सब एक आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाने के लिए खर्च हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। देखिए कहाँ तक ये क्या कैसे पहुंचता है। तो ओंकारेश्वर जी, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये गोदी सरकारों का युग आ गया है पूरी तरह से, जिसमें अडानी अंबानी टाइप के गोदी वो होंगे, और जिनकी गोदियों में मोदी शाह जैसे लोग खेल रहे हैं?
गोदी सरकार ही कहिए, मोदानी सरकार कहिए, जो भी कहना हो कहिए, ना कहना हो तो मत कहिए, लेकिन एक सर्वे ज़रूर किसी न किसी को कराना चाहिए कि इस देश के कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो एक कंपनी को दिए गए हैं। और वही नहीं, उसके अलावा कितने सारे प्रोजेक्ट गुजरात की कंपनियों को पिछले 10 साल में दिए गए। ये लिस्ट अगर आ जाए, तो पता चल जाएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। एक और देश आज में क्या खबर आई है और जिसमें बताया गया है कि न केवल महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गए हैं, बल्कि हाँ। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ के भी प्रोजेक्ट गुजरात ले जाए गए। दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी वाइज जो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब अडानी को गए हैं। रेलवेज तो और रोड्स तो फिर भी शहर के आपके देश के अंदर हैं। जितने पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी और सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब इनको जा रहे हैं। और जो शीतल जी कह रहे थे ना कि वो उनको देने, वही तो लफड़ा है कि उसमें जो क्लॉज कहता है कि टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, वो जो है वो आपको अडानी से ही खरीदने पड़ेंगे। तो जितने भी हीरा नंदानी से लेके जितने भी लोकल डेवलपर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, बनाएंगे वो, लेकिन राइट खरीदना पड़ेगा इनसे और इनसे निगोशिएट करना पड़ेगा प्राइस। ये भी नहीं कि सरकार को प्राइस तय करने का अधिकार होगा। तो दरअसल वो पूरा का पूरा इनके हाथ में, यही तो उद्धव सरकार ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, उद्धव की पार्टी ने, उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने। ये सही बात है कि जिस चीज को लेके कल को उसका मेंटेनेंस, बाकी और सब चीजें जो मुंबई महानगर पालिका या जो भी उसका बृहन मुंबई जो भी बीएमसी है उसके अंडर में आएगा, राइट सारे उसके पास रहेंगे। आप इसको जो पैसा मिल सकता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो आप देना चाहते हैं, सबका सारा का सारा बेनिफिट और पैसा और कंट्रोल भी अडानी को। यही गलत है, यही जो हो रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे, एक सरकार नहीं, अगर ठीक से जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि अन्य सरकारों के गिरने गिराने में भी जो रोल और कहां-कहां क्या प्ले कर रहे हैं, किस तरह से वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो और वो चीजें चेंज की जाती हैं कि जो टेंडर इश्यू करते हैं ना, तो कुछ क्लॉज ऐसा डाल देते हैं कि दूसरा कोई उस बिड में पास ही ना हो सके। वो कैसे हो रहा है? कैसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं? तो ये एक आप एलन मस्क से तुलना कर लीजिए, किसी से भी तुलना कर लीजिए, कंट्रोल पूरी तरह से है, मीडिया पर कंट्रोल है, एजेंसीज भी उनके इशारे पे चल रही हैं और प्रोजेक्ट उनके इशारे से, उनके तौर तरीके से बनाए जा रहे हैं और उसी तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ना तो इसमें कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है, जो बोल पाएगा या जो अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा, वो 2-2 मुख्यमंत्री जेल जाके देख चुके हैं कि आप सवाल उठाओगे। प्रेम जी ने कहा, बताया, याद दिलाया आपको कि संसद में जिसने सवाल उठाया उसकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी, उसको बाहर कर दिया, लोगों को जेल में डालने की वो हो रही है। तो ये तो इसी युग में हम लोग जी रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल, और ये महाराष्ट्र के लोगों को भी सोचना होगा कि वो ये सब होते रहते देखना चाहते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की संपत्ति की लूट देखना चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।